नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रकृति आईएएस की यूट्यूब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम करण अनुरागी है और मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो अभी अपन जो चर्चा कर चुके हैं हिस्ट्री को लेके, वो अपन वेदों तक हो आए हैं, मतलब वेदों तक आ गए हैं अपन। ठीक है, अब उसके आगे की जो चर्चा है वो अपन आज करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। वेदों के बाद जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवाया था, वेदों के बाद में उसका नंबर जो आगे अपन फॉर्मेट के जरिए अपन पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपन पढ़ेंगे आरण्यक, उसके बाद अपन पढ़ेंगे उपनिषद, उसके बाद पढ़ेंगे अपन वेदांग। ठीक है, उसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे महाकाव्य, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, पुराण, उसके बाद पढ़ेंगे अपन सूत्र साहित्य, है ना, उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्मृतियां। ठीक है, तो ये आगे के टॉपिक होने वाले हैं। फिलहाल अपन देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, क्या होते हैं, किनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। बेटा ये वेदों के ही भाग होते हैं, वेदों के भाग। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, वेदों के भाग। ठीक है, इसमें कर्म कांडों के विधियां और नियम दिए जाते हैं। क्या जाते हैं, कर्म कांडों के की विधियां। कर्मकांड समझते आप लोग, कर्मकांड जैसे यज्ञ हवन पूजा पाठ, उनको करने की जो विधि होती है बेटा, जो पूजा पाठ यज्ञ हवन करने की विधियां होती हैं और नियम होते हैं, ठीक है, उनको काय में दिया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, उनको दिया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है, अब इनकी एक सरल परिभाषा ये है कि वेदों का वेदों का सरलीकरण एवं संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण कर जिन ग्रंथों की रचना सलर गद्य रूप में, सलर गद्य रूप में की गई, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ये वेदों के भाग होते हैं। ठीक है, पहला हो गया वेदों के भाग, दूसरा इसमें कर्म कांडों से जुड़े हुए विधि विधान और जो नियम कानून होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तीसरी इसकी बेटा जो परिभाषा होगी वो वेदों का सरलीकरण एवं संक्षेपीकरण कर जिन ग्रंथों की रचना की गई है, वो ग्रंथ की रचना भी कैसे की गई है, सरल गद्य रूप में, जिससे वो आसानी से समझे जा सके। ठीक है, उनकी रचना की गई, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको वेदों के साथ साथ भी ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाए हैं, कौन कौन से वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो अपन इसको ऐसे ले लेते हैं यहां से, ऋग्वेद। ऋग्वेद का मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, ऐत्रेय, और एक और है बेटा कौस्तिकी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई अपना कौन सा, यजुर्वेद।
ठीक है। इसके बेटा दो ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद को भी जैसा कि आप लोगों को पता है दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद दूसरा बेटा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, दोनों के अलग अलग अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। इसका बेटा होता है शतपथ। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का क्या होता है? शतपथ थालिकाई। और इसका बेटा होता है तैत्तिरीय। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन सामवेद पे। ठीक है, इसके बेटा तीन जो मुख्य हैं ब्राह्मण ग्रंथ वो है, मतलब मेरा मतलब ये है कि सीधा सीधा जो एग्जाम में आता है यार उसको पढ़ते हैं ना अपन, काय को जैमिनी। ठीक है, बाकी और भी है। ठीक है, लेकिन अपन जैमिनी को ही पढ़ते हैं क्योंकि जैमिनी एग्जाम में यार पूछा गया है। और बाकी और भी मैं दो बता दे रहा हूं अपन आपको, पंचविश और षड्विश। पंचविश और षड्विश। ठीक है, ये है, लेकिन जैमिनी जो है वो प्रमुख है। ठीक है, और एक लास्ट बचा अपना अथर्ववेद का। अथर्ववेद इसका एक ही है, गोपद। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। ये वेदों के भाग हैं। ठीक है, कर्म कांडों की विधियां और नियम है इसमें। इसकी अपने परिभाषा देख ली। सरलीकरण और संक्षेपीकरण कर जो सरल गद्य रूप में रचना हुई है वो किसकी हुई है? ब्राह्मण ग्रंथों की। ऋग्वेद का बेटा ऐत्रेय और कौशिकी है। ठीक है, यजुर्वेद का क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय। सामवेद का है बेटा जैमिनी। ठीक है, जो अपन मुख्य रूप से लेंगे इसको क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और इसका पंचविश और षड्विश भी है। ठीक है, अथर्ववेद का बेटा गोपद। अब एक बात, यहाँ जो शतपथ है ना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें बेटा एक बात कही गई है। ठीक है, इसमें बेटा स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? जो अपन बोलते हैं ना बेटर हाफ। ठीक है, शादीशुदा लोगों को पता होगा, खैर मेरी तो नहीं हुई है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है इसमें, काय में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक, अर्धांगिनी जो वर्ड आता है ध्यान रखना शतपथ ब्राह्मण से आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे आर्णयक। आर्णयक, ठीक है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बेटा वेदों से रहस्य जुड़े हुए हैं, मतलब वेदों के रहस्य से जुड़े ग्रंथ। क्या बेटा? आर्णव क्या है? वेदों के रहस्य से जुड़े ग्रंथ हैं। अच्छा, वेदों में जो रहस्य होते हैं ना, कुछ कुछ जैसे मान के चलो कुछ कुछ उसमें रहस्य जो हैं जो अपन को समझ में नहीं आ रहे हैं, है ना, उनका सरलीकरण करके उनको काय में बताया गया है? आरण्यक में। ठीक है, और ये आरण्यक जो होते हैं ये बेटा वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम समझते हैं आप लोग? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। जो ब्रह्मचर्य होता है बेटा 0 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद 25 से 50 वर्ष की ओर हम लोग गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, और 50 से 75 वर्ष तक
हम लोग काय में आते हैं, वानप्रस्थ में। तो वो जो 50 से 75 वर्ष की अवस्था जो होती है उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये अध्ययन बेटा वनों में होता है, इसलिए इसका नाम आरण्यक है। ठीक है, इनका अध्ययन कहाँ होता है, वनों में। लास्ट आश्रम जो होता है बच्चों अपना, वो होता है संन्यास आश्रम। ठीक है, ये 75 वर्ष की अवस्था के बाद ही चालू होता है। ठीक है, तो अपन ने आश्रम देख लिए। ठीक है, तो ये बेटा वानप्रस्थ आश्रम के दौरान होता है। कैसे, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इसकी, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इसका यार इसका सही नहीं रहेगा, इनका कर लेते अपन, इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इसका अध्ययन किया। मैं बिल्कुल आपकी आम बोलचाल की भाषा में बता रहा हूं, है ना, कोई ऐसी मैंने डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं लिखी है जो आपको समझने में प्रॉब्लम करे। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा ये है, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इनका अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, आरण्यक का। ठीक है, ये वेदों के रहस्य होते हैं, इसमें जो वेदों में रहस्य होते हैं उसको सरल और आसान भाषा में समझाया गया है आरण्यक में। ठीक है, ये है इसका। ठीक है, एक चीज और बेटा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद की मध्य की कड़ी बोला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के मध्य की कड़ी बोला जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इसको ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद की मध्य की कड़ी। ठीक है, इनकी जो बेटा संख्या होती है वो होती है 7। संख्या क्या होती है, 7। अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सीधी बात है, इतना ही पढ़ना है अपन को। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेदों से जुड़े रहस्य होते हैं। ठीक है, वेदों से जुड़े रहस्यों की व्याख्या इसमें की गई है। दूसरा अपन को पढ़ना है, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा अपन को पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के मध्य की कड़ी होते हैं। ठीक है, चौथा अपन को पढ़ना है, इसकी संख्या कितनी होती है, 7। अपना आरण्यक खत्म। ठीक है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब उनके नाम भी होते हैं लेकिन आते ही नहीं है, तो अपन को क्या ही मतलब है उनसे, है ना। तो ये हो गया बेटा अपना आरण्यक। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। अच्छा, ये जो है उपनिषद होते हैं, उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर वेदों का अध्ययन करना। मतलब जो गुरु वेदों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, उसके पास बैठ के उस ज्ञान को अर्जन करना, ठीक है, उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषद मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जन किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात आप, गुरु के जैसे ये गुरु बैठ गए और ये अपन लोग बैठ गए, शिष्य जितने होते हैं शिष्य बैठ गए, ये गुरु बैठे, गुरु को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश भी किस विषय में, वेदों को लेकर, वेदों को समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वेदों की जो भाषा होती है बेटा वो संस्कृत है, और उसमें जो श्लोक दिए जाते हैं वो अति कठिन होते हैं, जो पढ़ने में और समझने में मुश्किल होती है। इसीलिए उनको सरल करके ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। ठीक है, जो उनको सरल रूप में उनका वेदों का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ भी बना दिया, जैसे ऐत्रेय कौशिकी, इनमें बेटा सरल विवरण है जिसको अपन आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें जो कर्मकांड दिए होते हैं उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है ना। अब मेरे मुंह में थोड़ा छाले हैं तो शब्दों को लेकर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करते रहना प्लीज, है ना।
थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था 2 दिन से, इस वजह से। तो बेटा क्या हो गया, गुरु के समीप बैठ कर लिया गया ज्ञान कहाँ होता है, उपनिषद में। ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा ये होगी अपनी कि दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह उपनिषद कहलाता है। दर्शन या दार्शनिक दर्शन या दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद कहलाता है। ठीक है, ये बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, दर्शन या दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद कहलाता है। ठीक है बच्चों, और इन्हें पराविधि ग्रंथ भी कहते हैं। पराविद्या ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, इनको पराविधा ग्रंथ भी कहते हैं, ये इसका एक अन्य नाम है। ठीक है बच्चों, तो उपनिषद क्या होते हैं, एक चीज और लिख देता हूं, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान क्या होता है, क्या है बेटा, उपनिषदों में है। ठीक है, उपनिषद कहलाता है, और इसमें क्या है बेटा, दर्शन और दार्शनिक विचारों का संग्रह। ठीक है, क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। इसे पराविधा ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पराविधा ग्रंथ, ये इसके क्या है, अन्य नाम। ठीक है, और इसकी मैंने आप लोगों को वेदों के साथ साथ बताया था कि हर एक वेद का अपना उपनिषद होता है। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ होता है वैसे ही उपनिषद होता है। ठीक है, तो ऋग्वेद का बेटा क्या हो जाएगा, इसका बेटा वही होगा, क्या, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी, इसका बेटा सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद का, ठीक है, यजुर्वेद का जो बेटा अपना है श्वेताश्वर और कठ। श्वेताश्वर और कठ, ईस भी होता है बेटा। ठीक है, और सामवेद का बेटा अपना होता है क्या, छांदोग और जैमिनी। छांदोग जैमिनी। ठीक है, और लास्ट अपना बच्चा बेटा अथर्ववेद का। ठीक है, अथर्ववेद का जो होता है वो होता है क्या, मुंडक और मांडूक्य। मुंडक मांडूक्य, एक बेटा और होता है प्रश्न। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक चीज वेद पढ़ाते समय आप लोगों को एक चीज बताई थी, मुंडक उपनिषद में काय का वर्णन है। मुंडक उपनिषद में बेटा जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्य में विजयते का वर्णन है, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद है, इसमें बेटा अथर्ववेद में है ये मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय वाक्य है हमारा, राष्ट्रीय वाक्य सत्य में विजयते, यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये बेटा अपने उपनिषद हो गए।
ठीक है, उपनिषदों में और अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सीधी बात है। उपनिषद कहलाते क्या है? गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान जो होता है, इसका अर्थ होता है ये। ठीक है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी, दर्शन और दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद कहलाता है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम हो जाएगा बेटा क्या? पराविधा ग्रंथ। ठीक है, इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, पराविधा ग्रंथ। ठीक है, और जो ऋग्वेद का उपनिषद है वो क्या है? ऐत्रेय और कौस्तुकी, ये यही रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ भी यही रहेगा। और यजुर्वेद का जो है वो श्वेताश्वत और कट और ईश हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का बच्चों अपना क्या है? छांदोग और जैमिनी। ठीक है, अथर्ववेद का क्या है? मुंडक और मांडुक और प्रश्न। मुंडक में क्या है बेटा अपना? राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव विजयते। ठीक है, अब चलते अपन आगे की ओर। आगे देखेंगे बच्चों अपन वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए, ठीक है, वेदों को आसानी से पढ़ने के लिए विकसित किए गए ग्रंथ वेदांग कहलाते हैं। वेदांग, ठीक है, वेदों को आसानी से पढ़ने व समझने के लिए वेदांग ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, जो वेदों को और सरल रूप में बताए, उनकी और सरल रूप में व्याख्या करे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वेदांग। ठीक है, ये बेटा 6 होते हैं इनकी संख्या। संख्या इसकी 6। ठीक है, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले होगा बेटा शिक्षा, पहले नंबर पे शिक्षा। इसका अर्थ होता है उच्चारण। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा बेटा कल्प। ठीक है, इसमें बेटा कर्मकांड होते हैं, कर्मकांडों का विवरण। ठीक है, उच्चारण, कर्मकांडों का विवरण। ठीक है, तीसरे नंबर पे बेटा जो अपना आता है निरुक्त। निरुक्त, ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है अपना व्याकरण। ठीक है, व्याकरण का आपको पता ही है, मतलब भाषा, भाषा को व्यक्त, ऐसी कुछ है यार, इसका क्या है इसका बेटा? भाषा विज्ञान इसको कहते हैं। विवरण है इसमें क्या है बेटा? भाषा विज्ञान का क्या में? निरुक्त में। और इसमें बेटा व्याकरण को व्याकरण ही कहते हैं। व्याकरण का उसकी व्याख्या करना सीधा हो गया, व्याख्या, व्याख्या या व्याकरण। ठीक है, अब कौन सा बच्चा अपना यहां लिख देता हूं, छंद। अब छंद तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, और 6वें नंबर का लास्ट अपना जो आ जाएगा ज्योतिष। ज्योतिषी, ठीक है, यह भाग्यफल इसको बोलता है, भाग्यकाल या भाग्यफल, भाग्यकाल। ठीक है, ये हो गया भाग्यकाल या भाग्यफल। अच्छा, फल कर लो इसको, चलो ठीक है, एक ही चीज है दोनों, भाग्यफल। ठीक है, ये हो गया अपना वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदों को आसानी से पढ़ने और समझने के लिए जिनकी रचना की गई है वो क्या कहलाते हैं? वेदांग। इनकी संख्या बेटा कितनी है? 6। पहला है शिक्षा, शिक्षा का अर्थ हो जाए उच्चारण। ठीक है, दूसरा है कल्प, इसमें बेटा कर्मकांड होते हैं, जैसे
होम हवन हवन हो गया, अपना पूजा पाठ की विधियां हो गई, ठीक है। तीसरा होता है बेटा निरुक्त, इसमें बेटा भाषा विज्ञान का वर्णन किया गया है, ठीक है। जो भाषा होती है जैसे संस्कृत हो गया है, उसको और सरल रूप में उनका फिर व्याख्या करनी हो गई, इसका इसमें बताया गया है। दूसरा होता है व्याकरण, मतलब वो चीज की व्याख्या करना, सीधी बात है। फिर आता है बेटा छंद, ठीक है, 5वें नंबर पे। और 6वें नंबर पे क्या आता है ज्योतिषी, यो भाग्यफल या भाग्यकाल, ठीक है। ये अपना वेदांग इसमें खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है वो अपन देखते हैं महाकाव्य। अच्छा पहले पुराण पढ़ लेते हैं, पुराण, ठीक है। जो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन पहले उसको महत्व देंगे ना यार, पुराण पुराण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुराणों से क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से, ठीक है। पुराण क्या है बेटा, अपनी प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी ये हमको देते हैं। प्राचीन इतिहास की क्रमबद्ध जानकारी हमें कहाँ मिलती है, कहाँ से प्राप्त होती है, पुराणों से, ठीक है। इसमें ऐतिहासिक और धार्मिक जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। ध्यान से सुनना, ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं, ठीक है। पुराणों में क्या होता है बच्चों, ऐतिहासिक ऐतिहासिक व धार्मिक कथाओं का वर्णन, ठीक है। पुराणों में क्या बेटा मिलता है, ऐतिहासिक धार्मिक कथाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें ये प्राचीन इतिहास का क्रमबद्ध इसकी जानकारी भी मिलती है। जो प्राचीन अपना इतिहास रहा है उसकी बेटा जो क्रमबद्ध जानकारी है वो हमें इसी में मिलती है, काय में, पुराणों में। बेटा पुराणों की संख्या कितनी है, संख्या संख्या की बात करते हैं, संख्या है इसकी 18, पढ़ा होगा अपन ने, 18 पुराण है, ठीक है। इसको जो पाठ करता होता है, इसका पाठ करता, उसको बेटा पुजारी बोलते हैं। जो इसको बांचता है उसको पुजारी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसकी जो रचयिता है, पुराणों के रचयिता, वो बेटा दो लोग हैं। एक का नाम है लोमहर्ष, ठीक है, और उनका पुत्र उग्रवासा ऋषि, ठीक है। रचयिता लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रवासा, ठीक है। लोमहर्ष और उग्रवासा ऋषि द्वारा इसको, इसकी रचना की गई है। क्या लिख रहा मैं, उग्रवासा, श्रावणा बेटा, ये थोड़ा थोड़ा बनाने में दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए मैंने दोबारा बना दिया उसको। उग्रवासा ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है पुराणों की। अब अपन को 18 पुराण नहीं पढ़ने बेटा, है ना, ये ज्यादा हो जाएंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है अपन वो पुराण देखेंगे, अपन टोटल 5 पुराण देखेंगे, ठीक है। तो अपन पुराण देखते हैं। पहले नंबर पे जो बेटा होती है वो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ये पुराण बेटा सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे प्राचीन, ठीक है। और इसमें वर्णन क्या है, मतलब जानकारी, ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण, इसमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी है, आंध्र सातवाहन वंश, जानकारी, ठीक है। तो पहले नंबर का पुराण जो हो गया बेटा क्या हो गया, मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है।
और इसमें क्या मिलता है, आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी इससे प्राप्त होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो बेटा अपना है वो विष्णु पुराण। इससे बेटा हमें गुप्त वो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलती है, मौर्य काल की जानकारी। ठीक है, तीसरे नंबर का जो पुराण है वो बेटा वायु पुराण। इसमें बेटा हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी। ठीक है, चौथे नंबर का जो अपना पुराण होता है बेटा, इसका नाम है ब्राह्मण पुराण। इसमें बेटा हमें इसको एक और कहते हैं महापुराण। इसका अन्य नाम महापुराण है। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है बेटा वो हमें पुरुवंश की मिलती है। एक पुरुवंश हुआ है उसकी जानकारी मिलती है, पुरुवंश की जानकारी। ठीक है, और जो अपना लास्ट पुराण है, मतलब लास्ट वैसे लास्ट नहीं, मतलब जो अपन पढ़ने वाले हैं उसको वो है भागवत पुराण। अच्छा, इसमें से ये भागवत पुराण तो सभी जानते होंगे, जो हमारे घरों में अक्सर होती है ना, जैसे अपन बैठे होने भाई ये पुराण बचवाना है उनको या पुराण बैठनी है ना, वो हम लोग यही पुराण को बचवाते हैं और यही पुराण बिठालते हैं। इसमें बेटा श्री कृष्ण की भक्ति है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति का विवरण इसमें दिया गया है ना, तो ये ज्यादा चर्चित में है। अच्छा, आप लोगों ने एक और पुराण सुना है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जो हम लोग सृष्टि में आके पाप करते हैं ना, उनका जो जिस प्रकार का पाप होगा उस प्रकार की सजा उसमें दी जाती है गरुड़ पुराण में, है ना। तो गरुड़ पुराण भी है। खैर अपन को इन 5 ही पुराण पढ़ना है। ठीक है, और इसमें बेटा जो मत्स्य पुराण हो गया, इसमें आंध्र सातवाहन वंश की, और जो वायु पुराण हो गया इसमें मौर्य काल वो गुप्त काल की, विष्णु पुराण हो गया इसमें मौर्य काल की, और ब्राह्मण पुराण जो है इसमें पुरु वंश की। ठीक है, और भागवत पुराण में श्री कृष्ण की। इसमें बेटा जो जानकारी है ना, वो जानकारी टोटल ओवरऑल किसकी है, वंशावली की। क्या है, वंशावली। ठीक है, जितने भी वो शासक हुए हैं इनकी क्या वंशावली रही है, जितने भी वंश हुए हैं उनकी वंशावली का विवरण इन पुराणों में दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने होते हैं पुराण खत्म। ठीक है, और एक चीज और पुराणों में बेटा कहा गया है, इसकी भाषा तो आप लोगों को पता ही है, इसकी भाषा जो है संस्कृत है, संस्कृत और श्लोक। ये संस्कृत और श्लोक फॉर्म में है। ठीक है, एक बात निकल के आती है बेटा इसमें से। ठीक है, यही इसी बात को लेके वैदिक काल से जो उत्तर वैदिक काल आएगा ना, उसमें थोड़ा एक वो पॉइंट आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले पॉइंट सुन लीजिए आप। ठीक है, इसमें बेटा स्त्रियों पुरुषों को, ये जो पुराण है, पुराण पुराण को स्त्री एवं जो शूद्र होते हैं ना, शूद्र शूद्र को पढ़ने से वंचित
वंचित किया गया है। तथा यह लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, पुराणों को स्त्री और जो शूद्र होता है ना, वो शूद्र यानी निम्न व्यक्ति, ठीक है, ये पढ़ नहीं सकते, ये उनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से यहाँ से स्त्री और शूद्रों की दशा जो गिरनी चालू हुई है, ठीक है, मतलब वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते, ठीक है, इन दोनों की दशा में जो परिवर्तन आया है ना, वो बहुत निंदनीय है, स्त्री और शूद्र की। ठीक है, आप लोग देखते हैं अथर्ववेद में भी कन्या के जन्म को मतलब श्राप माना गया है ना, कन्या के जन्म की निंदा की गई है। तो जो उत्तर वैदिक काल में तो वो मतलब वैदिक काल में तो बहुत अच्छी स्थिति रही है, लेकिन जो वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते, ठीक है, पहले जो बेटा मैं बताता हूँ आपको, पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो बेटा कर्म पे आधारित थी। ठीक है, कि मतलब जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ब्राह्मण का काम कर सकता है, जिसको लड़ना आता है वो क्षत्रिय बन सकता है, और जिसको व्यापार करना आता है ना बच्चा, वो अपना व्यापार कर सकता है। ठीक है, और जो जिसको कुछ नहीं आता वो तीनों वर्गों की सेवा कर सकता है, उसको शूद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले थी कर्म के आधार पे थी बेटा, लेकिन जिसे वैदिक काल से अपन चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर आते हैं ना अपन, इसको बेटा जन्म के आधार पे बना दिया गया है। फिर कैसा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, उसमें चाहे ब्राह्मण के गुण हो या ना हो, और क्षत्रिय में वाले में क्षत्रिय के गुण हो या ना हो, व्यापारी वर्ग जो वैश्य वर्ग होता है उसमें व्यापारी के गुण हो या ना हो वो वैश्य कहलाएगा। शूद्र जो मतलब उसमें सेवा करने का गुण हो या नहीं हो वो शूद्र ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये कर्म से आते आते सीधा जन्म पे हो गई है क्या, वर्ण व्यवस्था। तो इसमें बेटा स्त्रियों को और शूद्रों को पुराण पढ़ने से मना किया गया है, ये सुन सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ और ही है ना। तो ये हो गया अपना क्या, पुराण। ठीक है, पुराण के बाद बेटा अपन देखेंगे, इसमें वैसे कुछ खास देखने के लिए है नहीं, लेकिन अपन स्मृति साहित्य देख लेते हैं। स्मृति साहित्य में जो है उसमें प्राचीन काल की जानकारी, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण स्रोतों में स्मृति साहित्य का विशेष स्थान है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन काल में जो जैसे मनुस्मृति हो गई, ठीक है, नारद स्मृति हो गई, ये कुछ स्मृतियां दो ही महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, मतलब हाँ इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं तो दो ही हैं। ठीक है, अब इसकी जो स्मृति जैसे क्या नाम इसका, मनुस्मृति, मनुस्मृति को पहले का कानून बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, पहले का कानून। ठीक है, इसी के हिसाब से पहले के जो व्यवस्थाएं होती थी वो बनाई जाती हैं। ठीक है, नारद स्मृति में बेटा क्या है, गुप्त काल की जानकारी है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन उतना ज्यादा है नहीं। तो ये बेटा जो अपना पुराण हो गया। ठीक है, महाकाव्य देख लेते अपन थोड़े से। ठीक है, महाकाव्य बेटा दो हैं, कौन कौन से हैं, पहला महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रामायण। ठीक है, तो पहले महाभारत को लेते हैं। महाभारत इसकी रचना किसने की है बेटा, किसने की है, वेद व्यास जी ने। ठीक है, किसने की है, वेद व्यास जी ने। ठीक है, महाभारत को बेटा जय संहिता भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, जय संहिता कहा जाता है। ठीक है, अंत में महाभारत में 1,00,000 श्लोक जोड़े जाने के कारण, हो जाने के कारण, मतलब जो महाभारत लिखी जा रही थी उसमें जैसे 1,00,000 श्लोक हो गए, तो इसको एक सत साहित्री नाम दिया गया, एक ये इसका नाम है। ठीक है, और भरत के नाम से भी 24,000 श्लोक पूरे होने पर भरत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यही है इसका। और इसमें जो 18 पर्व है वो थोड़ा उनका वर्णन आता है 18 पर्व में। 18 पर्व में जैसे द्रोण पर्व, आदि पर्व, ठीक है, स्त्री पर्व पर्व, ठीक है, और एक हो गया ये अश्वमेध पद पर्व, ठीक है, उद्योग पर्व, विराट पर्व, ठीक है, और कर्ण पर्व, भीष्म पद, अनुशासन पर्व। ठीक है, ये सब इसमें पर्व है। तो इसकी देखते हैं इसकी मतलब व्याख्या की जाती है। और इसकी रचना जो बेटा हुई है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, इसकी जो रचना हुई है महाभारत की वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, और
अब देख लेते हैं रामायण को। रामायण आपको जैसे पता है श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है उसमें, ठीक है। इसकी भी रचना कब हुई है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। और इसमें 24,000 श्लोक होने के कारण इसके चतुर्दशी संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है? चतुर्विदशी संहिता, ठीक है। और इसमें जैसे आपको लोगों को पता है 7 कांड हैं, ठीक है। तो यही है, तो इसमें कुछ ज्यादा खास मेरे को लग नहीं रहा, ठीक है। अब अपन जो कल देखेंगे बेटा, ये आज का अपन का समाप्त होता है, ठीक है। अपन ने क्या क्या देख लिए? अपन ने वेद देख लिए, अपन ने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए, अपन ने आरण्यक देख लिए, अपन ने उपनिषद देख लिए, अपन ने वेदांग देख लिए, अपन ने पुराण देख ली, अपन ने महाकाव्य देख लिए, ठीक है। अब ये अपना बेटा खत्म होता है। सूत्र साहित्य पे भी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब जो वैदिक का ब्राह्मण वैदिक काल है ना, याद है हमने वैसे फॉर्मेट बनाया था, ऐसा फॉर्मेट बनाया था। जो वैदिक साहित्य था उसमें ये सब आता था, वेद, पुराण, आरण्यक, ठीक है, और उपनिषद, ठीक है, और आता था अपना ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, महाकाव्य, ठीक है, ये सब आते थे। तो ये पोर्शन बेटा अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर अपन ने देखा था ब्राह्मणोत्तर, ठीक है। ब्राह्मणोत्तर में अपन ने 2 चीजें देखी थी, बौद्ध साहित्य और बेटा जैन साहित्य, ठीक है। कल से अपन ब्राह्मणोत्तर पे चलेंगे। ब्राह्मणोत्तर में अपन देखेंगे क्या? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। ये अपना कल का टॉपिक है। ये अपना बेटा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको कुछ, ठीक है। अपन इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। कल अपनी जो चर्चा होगी वो ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ पे होगी, ठीक है। और उसमें भी किस पे होगी? बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पे, ठीक है। जब तक मौज करो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो, है ना। चलो ठीक है, हो गया। नमस्कार, जय हिंद। राहुल।